नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, बीआरएम कॉलेज मुंगेर। आज मैं चर्चा करूंगा मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की, द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। महान मुगल साम्राज्य जिसकी स्थापना बाबर ने अपने बाहुबल से की, अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने उसे अस्थायित्व प्रदान किया। औरंगजेब के समय दक्षिण भारत में इसका चरम विस्तार हुआ। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों ने इस महान वैभवशाली मुगल साम्राज्य को खो दिया। मुगल साम्राज्य का पतन न तो एकाएक हुआ और न कोई एक कारण इसके पतन के लिए जिम्मेदार था, अपितु मुगल साम्राज्य के पतन के विविध कारण थे। सबसे प्रमुख और पहला कारण था औरंगजेब का व्यक्तित्व और कृतित्व। अनेक इतिहासकारों ने मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब को मुख्य रूप से दोषी माना है। औरंगजेब की धार्मिक नीति, राजपूत नीति और दक्षिण नीति मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण थी। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। वह इस्लामी नियमों का कठोरतापूर्वक पालन करता था। वह दिन में 5 बार नमाज पढ़ा करता था। वह धार्मिक दृष्टि से असहिष्णु था। उसने गैर इस्लाम मत लंबियों को बहुत परेशान किया। हिंदुओं के प्रति वह विद्वेष की नीति रखता था। उसके समय में बड़े पैमाने पर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया गया। हिंदुओं पर अनेक तरह के धार्मिक प्रतिबंध आरोपित कर दिए। हिंदू सार्वजनिक जगहों पर अपने धार्मिक पर्व त्योहारों को नहीं मना सकते थे। प्रशासन में भी उसने हिंदुओं के साथ भेदभाव रखा। शासन के उच्च पदों पर हिंदुओं की नियुक्ति और पदोन्नति को उसने रोक दिया। हिंदू व्यापारियों के साथ भी उसने भेदभाव की नीति अपनाई। मुस्लिम व्यापारियों से ज़्यादा टैक्स उन्हें देना पड़ता था। हिंदुओं पर उसने जजिया और तीर्थ यात्रा कर भी आरोपित किए। औरंगजेब का सबसे विवादास्पद कार्य हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ना था। उसने बनारस, हरिद्वार, राजस्थान, गुजरात अनेक जगहों पर मंदिरों को तोड़वा दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव राय मंदिर इसका स्पष्ट प्रमाण है। औरंगजेब की राजपूत नीति भी मुगल साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण थी। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के शासन के शुरुआती वर्षों में राजपूतों ने मुगल साम्राज्य का बड़ी सेवा की। कंधा से कंधा मिलाकर मुगल साम्राज्य के लिए संघर्ष किया, युद्ध लड़े और उसका विस्तार किया। किंतु औरंगजेब के शासन के अंतिम चरण में मुगल और राजपूतों की मैत्री में विभेद उत्पन्न हो गया। इसका एक प्रमुख कारण था औरंगजेब और राजपूतों के बीच वैमनस्य की भावना। इसका एक उदाहरण है मारवाड़ राज्य। मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह अफगानों से युद्ध करते हुए शहीद हो गए थे। उनकी मृत्यु के समय उनका कोई पुत्र नहीं था। औरंगजेब ने मारवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाना चाहा। इसी बीच लाहौर में उनकी 2 पत्नियों को 2 पुत्र उत्पन्न हुए। राठौड़ सम्राट दुर्गादास ने नए राजकुमार अजीत सिंह को मारवाड़ साम्राज्य का असली वारिस माना और औरंगजेब से निवेदन किया कि मारवाड़ का राजा अजीत सिंह बनेगा। किंतु औरंगजेब ने इसे अस्वीकार कर दिया। फलतः राठौरों और मुगलों के बीच में संबंध कट्टु हो गए। औरंगजेब और राजपूतों के बीच में दूसरा विवाद मेवाड़ राज को लेकर था। अकबर के समय से ही मेवाड़ मुगलों की पराधीनता को अस्वीकार कर रहा था। औरंगजेब के समय राणा राज सिंह औरंगजेब की अधीनता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। फलतः औरंगजेब और अजीत सिंह के बीच में कई युद्ध हुए। इस युद्ध का परिणाम कभी औरंगजेब के पक्ष में था और कभी राजपूतों के पक्ष में रहा। मुगल साम्राज्य के पतन का तीसरा कारण था औरंगजेब की दक्कन नीति।
औरंगजेब दक्षिण के 3 राज्यों को विजित करना चाहता था। पहला बीजापुर, गोलकुंडा और मराठे। बीजापुर और गोलकुंडा शिया राज्य थे। अकबर इन्हें अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था और मराठा साम्राज्य शिवाजी के नेतृत्व में काफ़ी आगे बढ़ गया था। मराठों और मुगलों के बीच में कई संघर्ष हुए, परंतु मराठा राज्य पर मुगलों का आधिपत्य नहीं हो पाया। दक्कन में औरंगजेब को काफ़ी धन और जन की हानि उठानी पड़ी। करीब वह 25 वर्षों तक युद्ध लड़ता रहा और अंततः परिणाम उसके पक्ष में नहीं हुआ। अनेक इतिहासकारों ने औरंगजेब की दक्कन नीति को मुगल साम्राज्य का पतन का कारण मानी है। कुछ ने कहा है द दक्कन अल्सर रूल्ड औरंगजेब। मुगल साम्राज्य के पतन का दूसरा कारण था उत्तराधिकार के नियम का अभाव। मुगलों में उत्तराधिकार का नियम का अभाव रहा है। मुगल सत्ता शक्ति पर आधारित थी। तलवार के बल पर ही वह सत्ता में आई हुई थी। फलतः राजा के जीवित रहते और या राजा के मृत्युपरांत उसके उत्तराधिकारियों में संघर्ष होता था और जो तलवार का धनी होता था वही विजय प्राप्त करता था। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं और उसके 3 भाइयों के बीच में सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। अकबर के विरुद्ध जहांगीर के विरुद्ध शाहजहां ने भी अपने 3 भाइयों खुसरो और परवेज शहरयार की हत्या करवाई। शाहजहां के विरुद्ध औरंगजेब के विरुद्ध उसका बेटा अकबर। यह सिलसिला लगातार चलता रहा। राजकुमारों के बीच सत्ता के लिए होने वाले संघर्ष ने मुगल साम्राज्य को काफ़ी कमज़ोर कर दिया था। मुगल अधिकारी, पदाधिकारी, प्रशासन सब राजकुमारों के बीच में बट गए थे और हरम की स्त्रियां भी इन युद्धों में भाग लेती थीं। फलतः मुगल साम्राज्य पतनोन्मुख हो चला। मुगल साम्राज्य के पतन का तीसरा कारण था अयोग्य और कमजोर उत्तराधिकारी। औरंगजेब के समय तक मुगल साम्राज्य मजबूत रहा। सभी बादशाह दृढ़ निश्चय, पराक्रमी और विस्तारवादी प्रवृत्ति के थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह जफर तक अयोग्य और निकम्मे शामिल हुए। ये सब मदिरा और स्त्री के शोहबत में लगे रहे। इनमें दृढ़ इच्छा शक्ति और युद्ध के प्रति घृणा की नीति विद्यमान थी। फलतः मुगल साम्राज्य पतनोन्मुख और कमजोर होता चला गया। जहादर शाह, जिसने 1712 से 1713 तक शासन किया, उसकी वजीरों ने हत्या कर दी। फर्रुख सियर को भी गिरफ्तार किया गया। बंदी गृह में उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसकी हत्या कर दी गई। मुगल बादशाह अहमद शाह को उसके वजीर ने हत्या कर दी। शाह आलम द्वितीय 12 वर्षों तक अपने वजीर के डर से बिहार में अंग्रेज़ों के संरक्षण में रहा और दिल्ली लौट पाया। ये सारी घटनाएं इस बात को इंगित करती है कि औरंगजेब के बाद मुगल बादशाह अयोग्य और निकम्मे साबित हुए। मुगल साम्राज्य के पतन का चौथा कारण था मुगल विदेशी थे। बाबर और हुमायूं को भारतीयों ने कभी भी अपना बादशाह स्वीकार नहीं किया। बाबर अपने पिता की तरफ से तैमूर लंग का वंशज था और माता की तरफ से चंगेज खां का। चंगेज मंगोल जाति का था और तैमूर तुर्क जाति का था। बाबर और हुमायूं के प्रशासन, उनके आदर्श, उनकी नीतियाँ, उनके विचार, उनके कार्य, उनके शब्द, उनके अधिकारी, उनके प्रशासनिक पद सब विदेशी थे। फलतः भारतीय प्रारंभ से ही मुगलों को अपना बादशाह, अपना नेता, अपना राजा स्वीकार करने में आनाकानी करते रहे।
मुगल साम्राज्य का पतन का एक अन्यत्र कारण था दरबारी षड्यंत्र और गुटबाजी। औरंगजेब तक मुगल दरबारियों ने मुगल साम्राज्य की बड़ी सेवा की। महावत खां, अब्दुल रहीम खान खाना, बिरबल इत्यादि ने मुगल साम्राज्य की बड़ी सेवा की। किंतु औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल दरबार दो खेमों में बट गया, एक हिंदुस्तानी और दूसरा मुगल। मुगल खेमे में भी दो भाग थे, ईरानी और तुरानी। इनमें एक वर्ग शिया था, एक वर्ग सुन्नी था। इन लोगों का मुख्य कार्य राजा को निरंतर गलत सलाह देना, चापलूसी करना और अधिक से अधिक धन को एकत्रित करना था। फलतः मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतनोन्मुख हो चला। मुगल साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण था विदेशी आक्रमण। ईरान का सेनापति नादिर शाह 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और इसने दिल्ली में भयंकर नरसंहार किया। 30,000 से अधिक व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया गया। वह अपने साथ प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति और खजाने को वापस ईरान ले गया। प्रसिद्ध मयूर सिंहासन जो तख्ते तौस के नाम से भी मशहूर है और कोहिनूर हीरा को नादिर शाह अपने साथ ईरान ले गया। नादिर शाह के बाद उसका सेनापति अहमद शाह अब्दाली भी 1748 से 1761 के बीच में 5 बार भारत पर आक्रमण किया और भारत को लूटा खसोटा। 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार के बाद वह वापस लौट गया। तो विदेशी आक्रमण ने भी मुगल साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लगभग इसी समय भारत में यूरोपीय शक्तियों का भी विकास हो रहा था। भारत में अनेक यूरोपीय कंपनियां पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी, स्वीडिश आदि व्यापार करने के इरादे से आईं। धीरे धीरे इन्होंने भारतीयों की राजनीतिक और सैन्य कमजोरी का लाभ उठाना शुरू किया। प्रारंभ में अंग्रेज और पुर्तगाली ने भारतीय राजनीति में दखल देना शुरू किया। कालांतर में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों और अन्य यूरोपीय व्यापारी कंपनियों को भारतीय राजनीति से युद्धों में पराजित कर बाहर कर दिया। अंग्रेज कर्नाटक के युद्धों में फ्रांसीसियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। तत्पश्चात उनके हौसले बढ़े हुए थे और बंगाल के व्यापार से उनके पास काफ़ी धन भी एकत्रित हो चुका था। उन्होंने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को परास्त कर बंगाल पर अधिकार किया। तत्पश्चात 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम को पराजित कर बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी हासिल कर ली। 1757 से 1857 के बीच में अंग्रेजों ने छल बल युद्ध नीति के द्वारा संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार कर लिया। मुगल साम्राज्य के पतन का एक अन्य कारण था मुगलों की सैन्य दुर्बलताएं। मुगलों की सैन्य क्षमता मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। कालांतर में मनसबदारी प्रथा में अनेक दोष आ गए थे। फलतः मुगलों की सैन्य शक्ति कमजोर होती गई। मनसबदार जो होते थे उनकी सेना मुगल सम्राट के प्रति विश्वसनीय न होकर अपने मनसबदार के ऊपर निर्भर करती थी। मनसबदारों के आदेश पर ही वो युद्ध में लड़ा करती थी। कभी कभी मनसबदार की महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी होती थी कि वह युद्ध के मैदानों में या मुगलों की युद्ध के अवसर पर सहायता करने से इनकार कर देते थे। मुगलों की सेना राष्ट्रीय भी नहीं थी। राजपूत, तुर्क, अफगान, ईरानी, तुरानी आदि अनेक प्रकार के अनेक जातियों के सरदार युद्ध लड़ा करते थे। मुगल सेना के अस्त्र शस्त्र भी पुराने थे, उनमें प्रशिक्षण का अभाव था। मुगलों की सेना की सबसे बड़ी कमजोरी नौसेना का न होना था। मुगल सेना कभी कभी दंगाई भीड़ की तरह युद्ध के मैदान में व्यवहार करती थी। मुगल सेना के जवान और सेनापति युद्ध के मैदान में अपने साथ ढेरों सामान और औरतों को ले जाया करते थे। कभी कभी यह चलता फिरता शहर नजर आता था।
तो मुगलों की सैन्य कमजोरी भी मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनी। और मुगल साम्राज्य के पतन का कारण की एक अन्य चर्चा करेंगे, मुगलों की आर्थिक दुर्बलता। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होता चला गया। मुगलों ने महलों, किलों, मस्जिदों पर अपार धन व्यय किए। मुगल राजकुमारों, बादशाहों का जीवन बेशुमार दौलत के खर्च पर टिका हुआ था। औरंगजेब द्वारा निरंतर दक्षिण भारत में 25 वर्षों तक युद्ध लड़ा जाता रहा। फलतः मुगलों का राजकोष भी समाप्त हो चला था। मुगलों की आय का सबसे बड़ा स्रोत भू राजस्व था। औरंगजेब की नीतियों से दक्षिण भारत में जगह जगह विद्रोह होते रहे। फलतः मुगलों को राजस्व से होने वाली आय कम होती चली गई। मुगल मनसबदार भी पर्याप्त मात्रा में मुगल दरबार में धन नहीं भेजा करते थे। फलतः मुगलों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती चली गई। इसके अतिरिक्त मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों में मुगल साम्राज्य की विशालता, संचार एवं परिवहन के साधनों की अपर्याप्तता, सामाजिक संरचना एवं व्यवस्था में दोष, बौद्धिक ह्रास, उद्योग धंधों और व्यापार में गिरावट तथा आंतरिक शांति और सुरक्षा का अभाव भी मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण थी। धन्यवाद।